बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले गर्दन के दर्द पे आप 2 वीडियो देख चुके हैं हमारी। पहली वीडियो में हमने डायग्नोस किया था कि चेस्ट का पेन है, कंधे का दर्द है, बाजू में आ रहा है, या सर्वाइकल है या हार्ट का है या किसी और वजह से है। तो फर्स्ट कंफर्म डायग्नोस कर लें। और वीडियो बनाने का हमारा मकसद जो है मालूमात फराहम करना, ना कि आपका इलाज करना है। तो जो इलाज आप अपने डॉक्टर से करवा रहे हैं उसमें ताकि सहूलत हो जाए। डॉक्टर के पास रस ज़्यादा होता है तो वो थोड़ी बातें कुछ वो नहीं कर पाता आपसे, तो वो कुछ बातें हम आपसे शेयर कर लेते हैं ताकि एक बेहतर तौर पे आप अपने फैमिली फिजिशियन के ज़रिए इलाज बेहतर तौर पे करा सकें। और दूसरी वीडियो में हमने कुछ मेडिसिन के बारे में आपको बताया था, दर्द दूर करने वाली दवाओं के बारे में, कि ये मेडिसिन जो है इनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं तो फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे हमें अलहदा रुजू करना पड़ता है, जिसे कहते हैं फिजियोथेरापी। मेरे हिसाब से 3 वजूहात से हम फिजियोथेरापी कराते हैं। नंबर 1, जो सीवियर पेन हो रहा है उस पेन को दूर कर दिया जाए, जो दर्द और तकलीफ़ में है वो जल्द से जल्द उसमें आराम आ जाए। नंबर 2, कोई मूवमेंट किसी जोड़ की जो है वो मुतासिर हो रही है, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा पेशेंट, तो फिर उसकी वो मूवमेंट रिस्टोर कर दे। और नंबर 3, जो पट्टे कमज़ोर हो गए हैं उन पट्टों में तकवियत ले आए, ताकत ले आए, तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के ज़रिए फिर उसमें ताकत आ जाती है। तो 3 चीज़ हो गई, दर्द दूर हो गया, मूवमेंट रेस्टोर हो गई और ताकत आ गई। फिजियोथेरापी में पहले पेन किलर जेल लगा के फिर उसके बाद जो है वो अल्ट्रासाउंड जो है वो उससे फिर उसको हीट अप देते हैं। अल्ट्रासाउंड की हीट जो है वो थोड़ी डीप तक जाती है। अल्ट्रासाउंड मशीन तो और वो घरों में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी कुछ कंट्राइंडिकेशन होती है, कुछ उसकी एहतियात होती है। बात जो है फिर हीटिंग पैड है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड। हीटिंग पैड जो है वो उमूमन घरों पे भी इस्तेमाल होता है। अब हीटिंग पैड जो है उसे हम अप्लाई करते हैं तो अक्सर हीटिंग पैड में गलती ये करते हैं कि अगर कमर में दर्द है या ये है तो हीटिंग पैड नीचे होता है, हम उसके ऊपर आ जाते हैं। ये इंतहाई गलत तरीका है। आपको हीटिंग पैड ऊपर रखना चाहिए और उसके नीचे आप होने चाहिए, क्योंकि उसमें 220 की एक कॉइल चल रही है जो हीट होती है। अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट या कोई ऐसा इंजरी हो सकती है आपको, तो हीटिंग पैड हमेशा ऊपर रखें। हीटिंग पैड के बाद जो है जिसके अक्सर इश्तिहारात भी आपको मिलते हैं वो आते हैं इंफ्रारेड लैंप जो है वो, जैसे ये 500 वाट का बल्ब होता है, इसमें कहते हैं कि सिकाई होती है, हीट जनरेट करता है, लेकिन ये इंफ्रारेड रेज है। तो जेल अप्लाई करने के बाद जब इसका एक मखसूस टाइम तक का दौरानिया उस वक्त तक और मखसूस फासले तक इसे अप्लाई करते हैं तो उससे दर्द में रिलीफ मिल जाता है, पेन में रिलीफ मिल जाता है। लेकिन शुगर के मरीज़ इसमें बहुत एहतियात बरतें। शुगर के मरीज़ जो हैं उसमें मैंने स्किन पर ब्लिस्टर, छाले पड़ते हुए देखें स्किन पर इस इंफ्रारेड से। लेकिन जब भी आप परचेज़ करें तो बार्गेन ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि इन पे कीमत नहीं होती है। के हिसाब से दुकानदार जो है वो इसके रेट मुख्तस कर। इसके अलावा जो हीटिंग के आप सिकाई जो करते हैं उसमें हॉट एंड कोल्ड पैक मिलते हैं, जेल इसके अंदर होती है। उसे आप फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख देंगे, डीप फ्रीज़र में रख देंगे तो वो कोल्ड का काम करेगा। अगर आप उसे माइक्रोवेव में रख देंगे या उसे उबलते हुए पानी में रख देंगे थोड़ी देर, जब वो गर्म हो जाए तो फिर आप उससे अपना हीटिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है और वो चाहते हैं कि हम अच्छी हीट लें, तो उसमें कुछ तो ये कि देहातों में अक्सर जो है वो तवे पर कोई तौलिया गर्म करके उससे सिकाई करते हैं। आयरन या इस्त्री की सहूलत है तो कपड़ा गर्म करके टॉल वगैरह उसकी सिकाई करते हैं। लेकिन देसी तरीके में जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वो ये कि जो लाल ईंट होती है उसे अच्छी तरह गर्म कर लेते हैं चूल्हे पर रखकर। जब वो अच्छी तरह गर्म हो जाती है तो उस पर 1 गिलास पानी डाल के उसे टॉल में लपेट लें। अब उससे स्टीम भी मिलेगी उसे और सिकाई भी होगी, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। एहतियात लाजमी बरतें। उसके अलावा जो दर्द दूर करने के लिए जो वो टेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, टेंस जो है वो मुख्तलिफ़ कीमत के मार्केट में मिलते हैं। अक्सर जो है फिजियोथेरापी जो लंबे अरसे तक चलती है, फ्रोजन शोल्डर है, नी है या कोई मसल सर्वाइकल मसल है, काफ़ी 1-1 साल तक जो है ये तकलीफ़ देता है, तो उसमें फिर लंबे अरसे तक फिजियोथेरापी कराना नामुमकिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर कुछ लोग जो हैं वो उन चीज़ों को देख देख के ख़ुद भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो अपने फिजियोथेरापी से आप गाइडेंस लेके फिर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। टेंस के ये 2 पैड होते हैं, एक अप एक डाउन लगा के मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन पे, और उसकी इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और इसके फिर जो है मुख्तलिफ़ मोड हैं, वो मोड यहाँ से सेट हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ मोड हैं, उन मोड पे इसे अप्लाई करके
आप पेन रिलीफ कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ओवरडोज के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, प्रोलॉन्ग यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसी तरह से इनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसमें आपको फिजियोथेरापिस्ट की गाइडेंस ज़रूरी चाहिए होगी, उसके मुताबिक ये चलेगा। उसके अलावा मसल स्पाज़म जो है, पट्टों में जो खिंचाव आ जाता है सर्वाइकल के, उन खिंचाव को दूर करने के लिए जो है वो कपिंग का यूज़ करते हैं। कपिंग में वैक्यूम जनरेट होता है, ये कपिंग है, मुख्तलिफ साइज़ की कपिंग होती है। पहले आप जो है, इसका प्रोसेस ये है कि पहले आप जेल अप्लाई कर लीजिए, पेन किलर जेल कोई अच्छी कंपनी की, उसके बाद इससे जो है सिकाई कर लीजिए। इससे जब आपको हीटिंग और सिकाई अच्छी मिल जाए, बॉडी आपकी वार्म अप हो जाए, तो फिर इसे आप अप्लाई करके मुख्तलिफ जगहों पर जब इसे वैक्यूम करते हैं, सक्शन इसमें आता है, तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने की वजह से यहाँ पर खून की सप्लाई ज़्यादा आना शुरू होती है। जब खून की सप्लाई ज़्यादा यहाँ पे आएगी तो वो मसल, वो ऑर्गन थोड़ा हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। ये इसका तरीका है इस्तेमाल करने का और ये इसका लॉजिक है। जेल लगाई, सिकाई की इंफ्रारेड से और वैक्यूम जनरेट कर लिया हमने इससे। तो इसके मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ पॉइंट हैं, वो आपको फिजियोथेरापी बता सकते हैं। अब जो है आपने फिजियोथेरापी के जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, जो इनके आलात हैं, उस पर हमने आज आपको मालूमात फराहम की। हर चीज़ के इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट होता है, इन इंस्ट्रूमेंट के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। टेंस जो है इसकी एडिक्शन हो सकती है, आपको बड़ा मज़ा आने लगता है। तो जब आप ठीक होना शुरू हो जाए तो वापस आप नेचुरल प्रोसेस में आ जाएं। एक चीज़ और हम सर्वाइकल पेन में इस्तेमाल करते हैं, वो होता है सर्वाइकल कॉलर। अगर रेडिकुलोपैथी यानी कोई नर्व कंप्रेस हो रही है और मसल में पेन बहुत ज़्यादा है, नर्व कंप्रेस होती है, तो उसका जो है सर्वाइकल के जो वर्टिब्रा हैं वो कोई डिस्टर्ब होते हैं, मसल पुल होने की वजह से उनका गैप कम होता है, या डिस्क की वजह से, या कोई टेंडन की वजह से, लिगामेंट की वजह से कोई नर्व अगर वहाँ पे टच हो रही है उससे, तो फिर जो है वो पेन पूरा हाथ में आना शुरू हो जाता है। तो उसमें फिर जो है मोहरों को थोड़ा उठाने के लिए आपको सर्वाइकल कॉलर की ज़रूरत पड़ सकती है। सर्वाइकल कॉलर जो है उसमें एक तो ये कि जो सिर्फ गर्दन पकड़ता है, अमूमन जो मार्केट में अवेलेबल है सॉफ्ट और हार्ड, लेकिन इसमें जो सही सर्वाइकल कॉलर है वो फिलाडेल्फिया का सर्वाइकल कॉलर होता है, जो दो हिस्सों में आता है स्किन कलर का, एक यहाँ लगता है एक पीछे लगता है, उससे फिर गर्दन ऊपर होना शुरू हो जाती है। तो सर्वाइकल कॉलर भी हमने डिस्कस कर लिया, हीटिंग पैड भी, अल्ट्रासाउंड भी, इंफ्रारेड भी, और टेंस भी, कपिंग भी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल एक तरीके से अगर आप कर लेते हैं, उससे सीख लेते हैं, तो फिर ये घर पे, क्योंकि लंबे अरसे तक ये वीडियो उनके लिए जो इसको समझ जाए और फिजियोथेरापी की थेरापिस्ट की गाइडलाइन के मुताबिक उसकी रहनुमाई में इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे पहले वाले में हमने मेडिसिन बताया, उसके साइड इफ़ेक्ट बताए, इसी तरह इन चीज़ों के भी इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट दोनों हैं। और पहली वाली वीडियो में हम डायग्नोसिस कंफर्म करें अपने फैमिली फिजिशियन से कि वाकई ये डायग्नोसिस है, क्योंकि एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि हम पेशेंट का समझ रहे थे कि ये इसको सर्वाइकल पेन है, क्योंकि जब उसके ECG वगैरह टेस्ट कराए, ट्रोपोनिन कराए, तो वो नॉर्मल आए। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि टेस्ट जो है वो नॉर्मल आ जाते हैं ECG वगैरह, लेकिन उसको फिर भी हार्ट पेन होता है। तो हम समझ रहे थे कि ये सर्वाइकल है, लेकिन उससे वो हार्ट अटैक था, और बाद में फिर उसकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई। अपने डॉक्टर से आप बिल्कुल टच में रहिए, फैमिली फिजिशियन से टच में रहिए, उसके मुताबिक अपना इलाज जारी रखिए। ये बताने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा मालूमात आपको हो जाएगी, तो आप बहुत जल्द और एक तरीके से सेहतयाब हो जाएंगे। आइंदा हम आपको बताएंगे, क्योंकि मेरा जो थोड़ा ताल्लुक़ योगा से भी है, एरोबिक से भी है और फिजियोथेरापी भी है, तो हम आपको बताएंगे दोनों का कम्बिनेशन, थेरापी और योगा का टच मिला के एक एक्सरसाइज आपको बताएंगे। वो एक्सरसाइज अगर आप रूटीन में रखेंगे तो आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम होने के कम से कम चांस होंगे, और अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई, गर्दन के पट्टों में खिंचाव आ गया, तो उसका फिर ये है कि तरीके से उस एक्सरसाइज को आप जारी रख सकते हैं, क्योंकि फिजियोथेरापी तो आधा घंटा 1 घंटे का अमल है, उसके बाद 23 घंटे तो आपके पास हैं। उस 23 घंटे में किस तरह से गर्दन को रखना है, सोते हुए तकिया कैसे लगाना है, और करवट लेते हुए तकिया कैसा होना चाहिए, ये भी एक अलहदा मालूमाती वीडियो होगी। बल्कि आज ही हम आपसे बता देते हैं, ये एक टॉवल लेके उसे आप गर्दन के पीछे रख के सीधे सोएं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा रेडिकुलोपैथी पेन है तो फिर आपको
तकिया कम से कम इस्तेमाल करना है, सीधा सोना है। गर्दन का ये जो स्ट्रेट हो जाते हैं हमारे मोहरे, इनका कर्व नॉर्मल बहाल करना है। नॉर्मल कर्व बहाल करने के लिए आपको गर्दन के पीछे सपोर्ट देना होगी और ऐसे थोड़ा लेटना होगा। तो एक्यूट पेन में एक्सरसाइज कम से कम है पहले हफ्ते में, उसमें उसको रेस्टोर होने दें, मसल को रिलैक्स होने दें। मसल रिलैक्स मेडिसिन लेनी है। जब उसकी थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो तो फिर एक फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज आप बढ़ाते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम आपसे शेयर करेंगे योगा और फिजियोथेरेपी नेक की। उस वक्त के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।